वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। द गैसेज इन द एटमोसफेयर आर ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट कमिंग इन, but they strongly absorb the infrared radiation which the earth sends back as heat. So absorbed in this atmospheric gases is re-emitted to earth's surface. As a result, the earth's surface gets heated. This phenomenon is called greenhouse effect. आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। अच्छा, वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर में होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसके अंदर में से क्या होता है कि सनलाइट पास आउट करके अपने अर्थ तक आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में जितना भी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है इस गैसेस के अंदर में। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि जो भी सनलाइट अर्थ पे आ रहा है वो हीट जो है वो क्या होता है कि सेंड बैक, अर्थ का जो सरफेस होता है वो सेंड बैक करता है टुवर्ड्स द स्पेस। यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब किया पहले दिन के समय में, वो रात के समय में क्या होता है कि अर्थ क्या करता है, उसको अपने से समझ लो निकाल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने अंदर में से वो हीट को निकाल दे रहा है। फिर वो क्या करता है, सेंड बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है उल्टा तरफ। जैसे वो लिया था पहले, एब्जॉर्ब किया था, अब सनलाइट नहीं है तो वो क्या कर रहा है, अपने में से गर्मी को निकाल रहा है समझ लो एक तरह से, और रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना भी ये गैसेज है ये क्या करता है कि इस तरह का हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो है क्या, वो गैसेस कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर के अंदर में। एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, अर्थ का एटमॉस्फेयर तो अर्थ के अंदर में होगा। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि फिर से अर्थ क्या हो रहा है, अपना जो रिलीज कर रहा था वो टेम्परेचर को रिलीज हो नहीं पाया। वो क्या हो रहा है कि वो गैसेस जो है उसको एब्जॉर्ब करके फिर से उस चीज़ को गर्म करके फिर से रखे हुए हैं। किस चीज़ को गर्म करके रखे हैं, एटमॉस्फेयर को। फिर से इस चीज़ को समझो, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। जो भी सनलाइट अर्थ से ये अर्थ पे आता है उसके कारण अर्थ गर्म रहता है। अब सनलाइट तो ये सनलाइट कब होगा, दिन के समय में। रात के समय में तो नहीं होगा। रात के समय में क्या होगा, ठंडा होना शुरू होगा। तो ठंडा क्यों नहीं हो पाता पूरी तरह से, क्योंकि ये जो अर्थ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये जब रिफ्लेक्ट बैक करता है टुवर्ड्स द स्पेस, ये जब स्पेस में जब रिफ्लेक्ट बैक करता है इस चीज़ को, तो उससे पहले एटमॉस्फेयर आ जाता है बीच में। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैसेज होता है, वही गैसेज क्या करता है, इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो चीज़ कहाँ रह जाता है, अर्थ सरफेस पे ही रह जाता है घूम फिर के। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर जो है वो अर्थ का अपना टेम्परेचर फिर बन जा रहा है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये यहीं पे रह जा रहा है, जिसके कारण से अर्थ का सरफेस जो है वो हीट हो जाता है। और इस जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यदि नहीं समझ में आया इसको, थोड़ा सा बहुत जन नहीं समझ पाता है इस चीज़ को, हार्ड तो है नहीं, बस इसको अच्छे से सुनो आप लोग, इसको पढ़ो पूरे जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, उसको बार बार आप लोग पढ़ोगे खुद समझ जाओगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इससे प्रॉब्लम है या इसका फ़ायदा है, ये आप लोग पहले एक बार डिसाइड करो अपने मन में। मैं तो समझा ही रहा हूँ, सोच लिया, ठीक है, मैं समझाता हूँ अब। इससे क्या हो रहा है कि एक हद तक यदि हो तो ये फ़ायदा है। क्यों, देखो, दिन के समय में सन आएगा तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को गर्म करके रखेगा, जिससे हम लोग को रह पाएंगे। ठीक है, वरना यदि ये सन नहीं रहेगा तो इतना ठंडा पड़ जाएगा कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अर्थ के ऊपर में, अर्थ पे। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा यदि सन नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब जब सन नहीं रहता है तो उसके प्रेजेंस में कौन काम कर रहा है, ये गैसेस काम कर रहा है। क्या क्या हम लोग समझे थे, जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है अर्थ, उसको जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो ये गैसेस क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि फ़ायदा हुआ। अब यदि इस चीज़ को आप लोग समझो कि यदि ये गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो जितना ज़्यादा वो रहेगा उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब यदि बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा गर्म चीज़ पे यदि हमको तवा के ऊपर बैठा दिया जाए तो हम तो जल ही जाएंगे ना। समझ में आ रहा है, तो यही बात है यहाँ पे कि यदि ज़्यादा हीट भी हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिससे होता है जो गैसेस इसके अंदर होते हैं उसको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। यदि ये सब चीज़ ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और उसी का इफेक्ट क्या है,
ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे जो दूसरा नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग, ये यही चीज़ है। यदि ग्रीन हाउस गैसेज अपने नेचर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका जो इफेक्ट होगा उसका नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए कौन कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला लाइन यहाँ पे जो दिया हुआ, द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, CFC एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर है, फिर मीथेन गैस है, CFC गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? ह्यूमन बीइंग एक्सेल करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी कि जब एक्सेल करते हैं हम लोग तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है। अच्छा, CFC और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ रहे थे। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से CFC और ये उसका यूज़ ज़्यादा हो जाएगा यदि हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो। यानी कि ये सब जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। यदि यही सब चीज़ नेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का जो इफेक्ट होता है, जो इससे इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब दिया गया है द गैसेज विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर O2 एंड N2। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ दो चीज़, इसको आप लोग अच्छे से ये दो लाइन जो दिया उसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसका आंसर होगा O2 एंड N2। अब जाके इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द इन्वायरमेंट। अभी जैसे कि हम लोग देखें ग्लोबल वार्मिंग मैंने समझा दिया। क्या ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग अच्छे से इसका वर्ड से समझो। ग्लोबल मतलब क्या, ग्लोब यानी कि अपना अर्थ, वार्मिंग मतलब क्या, गर्म होना। तो यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली बोला जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग होगा कैसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के कारण होगा। मतलब बहुत ज़्यादा जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग उसका इफेक्ट आएगा। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट आएगा इन्वायरमेंट के ऊपर में, ये समझना है। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो कॉमन सा बात है कि जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो गैसेस होगा, ग्रीन हाउस गैसेस होगा, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर है अपने अर्थ का वो इंक्रीज कर जाएगा। अब दूसरा दिया हुआ है राइज इन सी लेवल, सी लेवल में राइज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, इसको आप लोग अच्छे से समझो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितना भी आइसबर्ग होता है और ग्लेशियर्स होता है, जो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, या जितना भी बर्फीला जगह पे है जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह होता है, वो क्या होगा, यदि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके कारण से क्या होगा, ये जितना भी ग्लेशियर और आइसबर्ग्स होता है वो क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा। और वो गलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, पानी में कन्वर्ट होगा। पानी में कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, कहीं दूसरा जगह तो जाएगा नहीं, अर्थ पे ही रहेगा। यानी कि सी और ओशंस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि अपने अर्थ पे पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है कि पानी का लेवल बढ़ जा रहा है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि जो लो लैंड होता है, जो लो लैंड यानी कि लो लैंड आप लोग को पता होगा, मतलब नॉर्मल जो ये होता है लेयर, प्लेन एरिया जो होता है उससे और भी नीचे जो होता है उसको हम लोग लो लैंड बोलते हैं, राइट। इससे बहुत सारा वैलीज वगैरह का यदि हम लोग बात करें, या लो लैंड, यदि आप लोग समझ सकते हो लो लैंड, आप लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं होगे कि लो लैंड मतलब नहीं समझ रहे होगे। ज्योग्राफी में तो आता ही रहता है लो लैंड हमेशा। तो लो लैंड जितना भी एरियाज होगा वहाँ पे क्या होगा, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यदि मान के चलो एक ऐसा जगह है जहाँ पे आदमी रहता है, जानवर रहता है, और बहुत सारा जंगल है उस जगह पे, और वो पर्टिकुलर लो लैंड के एरिया में यदि सी लेवल का इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो पानी में डूब जाएगा। तो समझ रहे हो आप लोग, पर्टिकुलर एक पूरे पोर्शन में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई आदमी रह रहा है, जानवर रह रहा है, पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या हो जाएगा, पानी के अंदर जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल से मैंने समझाया राइज इन सी लेवल से क्या प्रॉब्लम होगा और कैसे होगा, ये भी मैंने बताया। अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर, तो ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अलग अलग तरह का इसका रीजंस है, बहुत सारा रीजंस है इसके अंदर। मैं यहाँ पे मेरे को इसका ज़्यादा ये मिला नहीं, तो मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप लोग को बुक में दिया होगा तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लो।
ठीक है। और ऐसे एग्ज़ाम का यदि बात किया जाए तो ज़्यादा आप लोग के एक्सप्लेन करने एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एनवायरनमेंट, तो यही 4 यदि ऑप्शन आप लोग लिख देते हो तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा पूरा, ठीक है। और यदि आप लोग को लगता है कि ये आप लोग को नॉलेज के लिए यदि ज़्यादा बेटर है, आप लोग को पता करना है, तो आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हो, या फिर ये क्या यदि आप लोग को बुक में दिया तो एक बार बुक रीड करो। मेरे बुक में नहीं दिया हुआ था, और इवन मेरे को भी याद नहीं है, एक्चुअली मैंने ये पढ़ा था लेकिन मैं अभी भूल चुका हूँ, और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं सर्च करने की हालत में हूँ। मतलब हालत का बात नहीं है, मतलब कि मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को जितना मेरे पास था, जो मेरे पास पहले से था, उसी को लेके मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। अच्छा, चैप 4 नंबर देख रहा हूँ मैं। इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? यदि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो बहुत सारा क्रॉप्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा ऐसा क्रॉप्स होता है जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से ही उसका ग्रो होता है, तो वो ग्रो ही रुक जाएगा। और एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ना यानी कि अपना खाना पीना पे इफेक्ट पड़ जाना है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो इससे एक्चुअल में क्या होगा कि अपने को खाना पीना ही नहीं मिलेगा, राइट। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सक रहा है आप लोग देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद अब आता है प्रिवेंटेटिव मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था। हम लोग बात किए थे कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंट्रोडक्शन बताते समय, कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो दिया हुआ है, रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल्स एंड इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, फॉसिल फ्यूल जितना भी कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब को यूज़ को कम कर देना, और इसके साथ में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब फॉसिल फ्यूल किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं? एनर्जी को ये निकालने के लिए, मतलब एनर्जी ये क्या बोलते हैं, क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। फॉसिल फ्यूल से यही करते हैं हम लोग, पेट्रोल गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, एक एनर्जी उसके अंदर जा रहा है इंजन से, तो इसलिए वो स्पीड में आगे बढ़ रहा है गाड़ी का, यदि हम लोग बात करें तो। इस तरह का चीज़ जो है, यदि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का रिडक्शन को कम कर दे, और उसके लिए कोई और ऐसा जिससे अपने को इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उस तरह का कोई एनर्जी हम लोग लेके आते हैं, तो इस मतलब इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। ऐसा इवन है, जैसे सोलर पैनल्स यूज़ करना, विंड मिल यूज़ करना, बहुत सारा है इवन अपने पास। तो इस तरह का चीज़ को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंसिव एफोरेस्टेशन डिक्रीजिंग सॉरी इनकरेजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंसिव एफोरेस्टेशन इनकरेजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या? फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना, यानी कि फॉरेस्ट को बचा के रखना, उसको खत्म, मतलब कि आज के डेट में क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन इतना हो रहा है। डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ काटना, इतना ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है कि इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके कारण बढ़ रहा है। यानी क्यों? क्योंकि पेड़ यदि हम लोग काट के हटा देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने को नहीं मिलेगा, राइट। हम लोग ये जानते हैं कि पेड़ अपने को ऑक्सीजन देता है, तो यदि हम लोग उसको हटा देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा पेड़ हम लोग काट के भी हटा देंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने वाला फिर नहीं बचेगा, है ना। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते समय छोड़ते हैं, वो क्या करता है, पेड़ क्या करता है अपने अंदर, ये जब वो इनहेल करता है तो ले लेता है उस चीज़ को। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम अपने को फेस करना पड़ेगा, इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने बोला जा रहा है, अफॉरेस्टेशन करने बोला जा रहा है। जितना ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं हम लोग, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब पेड़ लगाने बोला जा रहा है इन शॉर्ट बोले तो। और इनकरेजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो जो भी कम्युनिटी है उसको इनकरेज करने के लिए बोला जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए बोला जा रहा है। उसको बढ़ाना चाहिए अपने को, हम लोग को भी करना चाहिए कुछ, यदि हम लोग को आता है, और यह हम लोग से जो भी हो पाए एटलीस्ट हम लोग को वो चीज़ करना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर पढ़ते हैं, टू रिड्यूस यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं है, ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है वो चीज़ जो डीजल पेट्रोल से चलता है, यानी कि गाड़ी वगैरह, व्हीकल्स का बात किया जा रहा है, उसका यूज़ को कम करने बोला जा रहा है। बैन ऑन CFCs एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, CFC से यूज़ होने वाला जितना भी चीज़ है उसको बैन करने के लिए बोला जा रहा है। इवन बहुत चीज़ बैन हो चुका है, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बैन करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी बैन है, ठीक है, ये अब तक में हो चुका है, ठीक है। इफेक्टिव चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
जो पॉपुलेशन का इतना स्पीड से ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चेक करना चाहिए। और इफेक्टिव चेक मतलब कि ऐसा चेक करना चाहिए कि कुछ कंट्रोल हो पाए, सिर्फ चेक करने से नहीं कि हाँ हम बाहर निकले घर से और देख लिया हाँ इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है फिर घर में आके सो गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। उसके ऊपर कुछ अपने को करना है, कुछ ऐसा कैंपेन करना है। आज के डेट में बहुत सारा कैंपेन चल रहा है, इवन कि हम दो हमारे दो, है ना, इस तरह का बहुत सारा कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है पॉपुलेशन को ये क्या बोलते हैं कंट्रोल में लाने के लिए। टू इम्पार्ट नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अच्छा, नॉन फॉर्मल और फॉर्मल, इसका कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट हम लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को कि हम लोग कब इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, जब हम लोग को मतलब कब इस चीज़ को अच्छे से सीरियसली हम लोग करेंगे, जब हम लोग को एक्चुअल रीज़न पता चलेगा कि इससे हम लोग क्या नुकसान कर पा रहे हैं, क्या हम लोग खो देंगे इस चीज़ को यदि हम लोग नहीं सुधारे तो ही हम लोग कर पाएंगे। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। नॉन फॉर्मल फॉर्मल, फॉर्मल मतलब किताबी भाषा से समझाया जाए, नॉन फॉर्मल मतलब ये कह सकते हैं कि लाइव एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से कुछ समझाया जाए। इस तरह का एग्जांपल से देख के इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, टू डेवलप इन्वायरमेंटली कंपैटिबल टेक्नोलॉजीज़। आज की डेट में जितना भी टेक्नोलॉजीज़ बनाया जा रहा है, जितना भी नया नया चीज़ बनाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखा जाए कि वो इन्वायरमेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इन्वायरमेंट के साथ है बहुत ही कंपैटिबल, उसके साथ में अपने आप को कंफर्ट करके हर चीज़ को रख पाए, इस तरह का चीज़ को बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इस तरह का मेजर्स को लेने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, ये सब जो था जितना भी, इसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत चीज़ ऐसा है कि हम लोग अकेले कुछ करेंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये भी एक बात है कि यदि कोई अकेला भी खड़ा हो और तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो बचा ही लेगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प कर ही लेगा। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर भी इतना पावर है। लेकिन यहाँ बहुत सारा ऐसा है कि जैसे टेक्नोलॉजी का लेके अपने हाथ में नहीं है कि हम लोग उसको ये कर लें। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम लोग उसका यूज़ ना करें। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये अपने हाथ में नहीं है, ये जो करता है उसके हाथ में है कि उसको इसके ऊपर बैन लगाना है, ये वो हेन तेन। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ भी है, यदि हम लोग छोटा छोटा चीज़ हम लोग खुद से भी करें तो वो इफेक्टिव हो सकता है। जैसे कि प्राइवेट कार में ना घूम के हम लोग यदि पब्लिक बसेस में जाए कहीं भी, जैसे कि मान के चलते कि हम लोग कोई छोटा ऐसा डिस्टेंस पे जाना है जहाँ पे हम लोग दूसरे पब्लिक बसेस हो या पब्लिक टैक्सी हो या पब्लिक ट्रेन हो, इससे भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, यदि उसके लिए प्राइवेट कार हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे पॉल्यूशन का बढ़ने का चांसेस है। तो ये छोटा छोटा चीज़ें हैं जिससे हम लोग उसको यदि ध्यान में रखें तो इवन आप लोग के बुक में ये सब चीज़ दिया हुआ तो ही मैं बता रहा हूँ, ये अपने मन से मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, और यदि हम लोग पर्टिकुलर अकेले हर वीक ऐसा एक बात करें कि हर वीक हम लोग 2 पेड़ लगाए, कहीं जाके कहीं भी जहाँ जगह मिले 2 पेड़ लगाए, तो ये सब चीज़ क्या होगा, है ना, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको रिड्यूस करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ यदि हम लोग करने की कोशिश करें तो हाँ कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ में अपना एक योगदान दे रहे हैं, अपना एक कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दे रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ आप लोग को बुक में है, मैं तो यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बुक का पेज शायद फट गया था तो मेरे को मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरे को ये चीज़ याद था इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं तो कहूँगा हाँ आप लोग करो, अब हम लोग के लिए ही फ़ायदा होगा। और खुद भी करो, दूसरे को भी करने के लिए बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझाओ। चैप्टर में हम लोग देख ही चुके किस हिसाब से क्या प्रॉब्लम होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ हम लोग अभी पढ़े, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ हम लोग यदि इसको नहीं ठीक करेंगे तो हम लोग क्या नुकसान कर सकते हैं, ये आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल जितना भी था इस पार्ट के अंदर में, यानी कि फिजिकल साइंस एंड इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट था उसके अंदर जितना भी था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे जो होगा वो अपना रैशनल एनर्जी से लेके होगा। तो फिलहाल जितना भी ये चैप्टर मैंने बताया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ो समझो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछो, क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका मैंने बताया है। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर में, मेरा आईडी का, पेज का आईडी का सब दिया हुआ, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आप लोग को मिलेगा वहाँ पे, आप लोग मेरे को फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को हो आप लोग मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करो। यदि कोई क्लासेस का ज़रूरत पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग करेंगे यदि इसका ज़रूरत पड़ता है तो। यदि आप लोग 3-4 ग्रुप फ्रेंड लोग मिलकर यदि ग्रुप हो आप लोग का, आप लोग चाहते हो कि पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लास में, यदि आप लोग बगल में मेरे एरिया के बगल में रहोगे
तो मैं आपको अपने कोचिंग सेंटर में बुला लूँगा, वहाँ पे आप आके आप लोग पढ़ सकते हो। तो वो पूरा आप लोग के ऊपर छूट दिया गया हुआ है, आप लोग को जैसे करना है वो आप लोग का ऊपर डिसाइड करना है कैसे आप लोग प्रिपेयर करोगे। मैं बस यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए हूँ, पढ़ाने के लिए हूँ, जो आपका क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए हूँ। तो मैं यही कहूँगा, क्वेश्चन जितना आप लोग के पास है करो, सब्जेक्ट से रिलेटेड करना, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं कि नहीं आप क्लास 10 में हो और पूछ रहे हो क्लास 11-12 का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। कि मेरा भी नॉलेज उस हिसाब से, क्योंकि मैं शायद आप लोग को पता हो या ना हो, मैं भी 12 कंप्लीट ही किया हूँ लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पास ज़्यादा एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं होगा। एक्सपर्टाइज नॉलेज मतलब एक प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है समझ लो, या एक एक्सपर्ट वाला नॉलेज, उस तरह का नॉलेज नहीं है ना। तो उस हिसाब से ही आप लोग, मैंने अपना बाउंडेशन आप लोगों के सामने क्लियर करके रख दिया है। तो आप लोग उस हिसाब से आप देखना। और मैं इतना कोशिश करूँगा, यदि मेरे को नहीं कोई चीज़ आता है तो मैं उसको पहले पढूँ, फिर आप लोग को समझाऊँ, ठीक है। इतना मैं पक्का करूँगा, और ये इतना कैपेबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं एक नया चीज़ को पढ़ के समझ के फिर मैं करूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरे अंदर है। मैं इस चीज़ के लिए आप लोग को मतलब कह सकते हो वादा कर रहा हूँ, एक तरह से एक प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोग के सामने, कि एक कन्फेशन कर रहा हूँ आप लोग के सामने कि हाँ, मैं इस तरह का हेल्प करने के लिए भी रेडी हूँ। बस आप लोगों का काम यही है कि आप लोग क्वेश्चन करो, बस सिलेबस से रिलेटेड करना, यही मैं कहूँगा। और क्वेश्चन करने के लिए मैंने अलग अलग तरीका बताया, और प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स थोड़ा बढ़ाओ कि मैं भी जाकर सबको दिखा दूँ, देखो मेरे स्टूडेंट लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, दिखा पाऊँ ना, मेरे पास ही बंदे हैं। तो वही चीज़ के लिए कोई बात नहीं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना ज़रूर, और सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।